अब देखो इसके उदाहरण देखो, अंतःपरासरण के उदाहरण क्या क्या है। जैसे हम किशमिश, किशमिश मतलब किशमिश जानते हो ना सब, किशमिश को जल में डालेंगे तो किशमिश फूल जाते हैं। जब हम किशमिश को जल में डालेंगे तो किशमिश जो है फूल जाते हैं। क्यों फूल जाते हैं? जल का अवशोषण करके। इसको क्या कहा जाता है? अंतःपरासरण। या मूल रोम से होकर जो जल का अवशोषण होता है ना, पौधों की जड़ों में जो मूल रोम पाए जाते हैं या पौधे की मूल में जो रोम पाए जाते हैं ना, मूल रोम, उनमें जो जल का अवशोषण होता है वो भी अंतःपरासरण कहलाता है। तो अंतःपरासरण का उदाहरण हो गया, किशमिश को जब हम जल में डालते हैं तो किशमिश फूल जाते हैं। या हम चने, सूखे चनों को जब जल में डाल देते हैं तो चने फूल जाते हैं। क्यों फूल जाते हैं? जल का अवशोषण करके। या मूल रोम से होकर जो जल का अवशोषण होता है वो भी अंतःपरासरण का उदाहरण है। दूसरा है बहिःपरासरण। तो बहिःपरासरण में क्या होता है? जल बाहर निकलता है। जैसे मान लो हम फूले हुए अंगूरों को या फूले हुए चने जो होते हैं उनको चीनी या नमक के घोल में डालेंगे तो उनमें से जल बाहर निकल जाएगा, जिससे अंगूर या जो फूले हुए चने होते हैं वो पिचक जाएंगे। क्या होंगे? पिचक जाएंगे। बहिःपरासरण का उदाहरण है, फूले हुए अंगूरों को जब हम चीनी या नमक के घोल में डालते हैं तो वो अंगूर या नमक, अंगूर या फूले हुए चने जो होते हैं वो पिचक जाते हैं। ये बहिःपरासरण का उदाहरण है। एक और उदाहरण है बहिःपरासरण का, जब हम पौधों को रासायनिक खाद देते हैं, खेत के अंदर जो फसल होती है उसको जो रासायनिक उर्वरक दिया जाता है ना, तो रासायनिक उर्वरक जब हम देते हैं और जब हम सिंचाई करते हैं, यानी पौधों को जब पानी देते हैं, तो वो जो पानी जब हम खेत में देते हैं तो उसमें रासायनिक उर्वरक आके मिल जाएगा। और जब उसमें रासायनिक उर्वरक मिल जाएगा ना खेत में हम जो पानी देते हैं, तो वो अति पराशरी विलयन हो जाता है। और अति पराशरी विलयन बन जाएगा तो फसल जो होगी, हमारी जो फसल होगी, उसमें से जल बाहर निकल जाएगा और कहाँ आ जाएगा? उस रासायनिक खाद में या जो हमने जल दिया है उसमें। इसीलिए ये कहा जाता है फसल को ज्यादा रासायनिक उर्वरक नहीं देना चाहिए, जितनी आवश्यकता हो उतनी मात्रा में ही देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अधिक रासायनिक उर्वरक देने पर अति पराशरी विलयन बन जाएगा और अति पराशरी विलयन बन जाने के कारण फसल से जल जो है वो बाहर निकल जाएगा और बाहर निकल जाएगा तो फसल क्या हो जाएगी? मृत हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी बन गया आपके, क्या कारण है कि पौधों को अधिक रासायनिक उर्वरक देना हानिकारक होता है? क्यों? क्योंकि पौधों को जब अपन अधिक रासायनिक उर्वरक देंगे तो खेत के अंदर अति पराशरी विलयन बन जाएगा और अति पराशरी विलयन बनने के कारण फसल से या पौधों से जो है जल बाहर निकलेगा और जल बाहर निकलेगा तो वो मर जाएंगे। आ गया समझ में? आ गया ये समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब शीट में देखो, एक क्वेश्चन लिखा रखा है आपको, शीट में देखना। क्या कारण है कि समुद्री जल की मछली को स्वच्छ जल में रखने पर वह मर जाती है? लिख रहा है क्वेश्चन, क्या कारण है कि समुद्री जल की मछली को स्वच्छ जल मतलब नदियों का जल, तालाबों का जल, मतलब खारा जल नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जल स्वच्छ जल होना चाहिए। स्वच्छ जल में रखने पर वह मर जाती है। अब देखो, जब हम समुद्री जल की मछली को स्वच्छ जल में यानी नदियों की जल में रखेंगे, सबसे पहले बात करते हैं हम समुद्र के जल की। किसकी बात करते हैं? समुद्र के जल की। तो देखो समुद्र के जल में क्या होता है? लवण होते हैं, लवण होते हैं, लवण प्लस जल होता है समुद्र के जल में। यानी समुद्र के जल में लवण बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं और समुद्र के जल में लवण की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ पर समुद्री जल जो होगा ना वो कैसा होगा? अति पराशरी होगा। कैसा होगा? अति पराशरी। कैसा होगा समुद्री जल? अति पराशरी। अब हम बात करते हैं नदियों के जल की या स्वच्छ जल की। कौन से जल की? स्वच्छ जल की। तो स्वच्छ जल या नदियों का जल जो होता है ना उसमें लवण की मात्रा नहीं होती है भाई। किसकी मात्रा नहीं होती है? लवण की मात्रा। या समुद्री जल की तुलना में उसमें लवण की मात्रा कम होती है। तो वो कैसा विलयन होगा या कैसा जल होगा? अल्प पराशरी। कैसा होगा? अल्प पराशरी। कैसा होगा? अल्प पराशरी।
तो देखो यहाँ पर विलयन कैसा है, समुद्री जल में अति पराशरी, और नदियों के जल में या स्वच्छ जल में विलयन कैसा है, अल्प पराशरी, है ना, अल्प पराशरी। तो जब समुद्री जल में जब मछली पाई जाती है, तो मछली जब समुद्र के अंदर होती है तो वो अपना मुंह खुला रखती है, और मुंह खुला रखती है तो उसके अंदर, शरीर के अंदर पानी जाता है। तो वो अतिरिक्त पानी जो होता है ना, वो उसकी शरीर के अंदर जो अतिरिक्त जल जाता है, उस जल को, वो जल जो है, समुद्र का जल जो है अति पराशरी होता है, और अति पराशरी होता है तो वो अतिरिक्त जल को बाहर निकाल देती है। कौन? मछली। कौन सी क्रिया के द्वारा? परासरण की क्रिया के द्वारा। समुद्री जल में उपस्थित मछली में परासरण की क्रिया के द्वारा अतिरिक्त जल जो है वो बाहर निकल जाता है। किसमें? समुद्री जल की मछली में। कारण? क्योंकि समुद्र का जल जो होता है ना वो अति पराशरी होता है, और जल हमेशा किधर जाता है? अति पराशरी। जब हम किसी कोशिका को अति पराशरी विलयन में डालते हैं तो अति पराशरी विलयन में कोशिका का जल बाहर निकल जाता है। तो इसी प्रकार से समुद्री जल में जो मछली उपस्थित होती है ना, उसमें से अतिरिक्त जल जो है वो अति पराशरी विलयन होने के कारण, समुद्र का जल अति पराशरी होने के कारण बाहर निकल जाता है, वही परासरण की क्रिया के द्वारा। और जब उसको आवश्यकता होती है तो वो वापस जल अंदर लेती है। तो इस प्रकार से जल उसके अंदर बाहर होता रहता है। अब हम बात करते हैं नदियों के जल की। स्वच्छ जल या नदियों के जल में होता क्या है? अल्प पराशरी विलयन होता है, और अल्प पराशरी विलयन होने के कारण जब हम समुद्री जल की मछली को स्वच्छ जल में डालेंगे तो बही परासरण की क्रिया नहीं होगी। कौन सी क्रिया होगी? अंतः परासरण की क्रिया होगी। और अंतः परासरण की क्रिया होने के कारण जल जो है मछली के अंदर चला जाएगा, और इससे मछलियों की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। इससे मछलियों की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। देखो आंसर में आपको यही लिखा रखा है, समुद्री जल की मछली को स्वच्छ जल में रखने पर अंतः परासरण की क्रिया के कारण जल मछली के अंदर प्रवेश करेगा, जिससे उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। जल मछली के अंदर क्यों प्रवेश करेगा? क्योंकि नदियों का जल जो होता है स्वच्छ जल, वो अल्प पराशरी होगा। अल्प पराशरी होगा तो जल जो है मछली के अंदर प्रवेश करेगा, जबकि समुद्री जल कैसा होता है? अति पराशरी। और समुद्री जल अति पराशरी होता है तो जल जो है उस मछली से बही, अतिरिक्त जल जो है मछली से बही परासरण की क्रिया के द्वारा बाहर निकल जाएगा। ये आ गया समझ में? आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रयोग द्वारा परासरण का प्रदर्शन करना है। यहां पर किसका? परासरण का प्रदर्शन प्रयोग द्वारा। तो प्रयोग द्वारा परासरण का प्रदर्शन करने के लिए हमें एक तो तिसील कीप चाहिए। तिसील कीप एक लंबी नली होती है, जो उसका नीचे का मुंह जो होता है वो चौड़ा होता है। इसके लिए हम एक तिसील कीप लेंगे, एक बीकर लेंगे, एक स्टैंड लेंगे। क्या क्या लेंगे? एक तिसील कीप लेंगे, तिसील कीप के अलावा एक बीकर लेंगे, और बीकर के अलावा एक स्टैंड लेंगे। और तिसील कीप ये इस प्रकार की होती है भाई। तिसील कीप, इसका नीचे का मुंह जो होता है ये इस प्रकार से चौड़ा होता है। इस तिसील कीप के मुंह पर हम यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली को लगा देते हैं। ये अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी हमने। यहाँ पर क्या लगा दिया? अर्धपारगम्य झिल्ली को लगा दिया तिसील कीप में। इसको लगा दिया अर्धपारगम्य झिल्ली को। इस तिसील कीप को हम एक बीकर में रख देंगे। अब किस में रख देंगे? एक बीकर में रख देंगे। और ये जो बीकर होगा ना, इसमें जल भरा हुआ होगा। क्या भरा हुआ होगा? जल भरा हुआ होगा। इस तिसील कीप को हम इस बीकर में रख देते हैं। ठीक। अब इस तिसील कीप के इस हिस्से को हम एक स्टैंड से जोड़ देते हैं। इधर एक स्टैंड लगा हुआ होगा, उस स्टैंड से इस तिसील कीप के हिस्से को हमने जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? स्टैंड के हिस्से से, ताकि ये हिले डुले ना, इसलिए इसको स्टैंड से जोड़ेंगे, है ना। इस स्टैंड से हमने इसको जोड़ दिया। ये स्टैंड रहा, इस स्टैंड से हमने तिसील कीप को जोड़ दिया ताकि ये हिले डुले ना। ये स्टैंड से जोड़ दिया। ठीक। अब देखो ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, यहां पर हम इसमें जल भर देते हैं। बीकर में क्या भर देते हैं? जल। बीकर में हमने जल भर दिया। ये क्या भर दिया? जल भर दिया। बीकर में क्या भर दिया? जल भर दिया। और इस तिसील कीप में, तिसील कीप में हमने शर्करा का घोल भर दिया। काय का घोल भर दिया? शर्करा का घोल।
ये यहां तक भर दिया, मान लो शर्करा का घोल भरा हुआ है इसमें, ये शर्करा का घोल भर दिया, ठीक। बीच में क्या लगी हुई है, अर्धपारगम्य झिल्ली। ऐसा ही ये तो प्रथम स्थिति है। स्टैंड की दूसरी स्थिति इधर बनाता हूं मैं। देखो प्रथम स्थिति में जब हम तिसील कीप लेंगे और उस तिसील कीप में जल भरेंगे, सॉरी तिसील कीप में शर्करा का घोल भरेंगे, और इस तिसील कीप को के नीचे वाले चौड़े मुंह पर हमने ये अर्धपारगम्य झिल्ली को लगा दिया। किसको लगा दिया? अर्धपारगम्य झिल्ली को। और इस अर्धपारगम्य झिल्ली को लगाने के बाद में इस तिसील कीप को हम एक चौड़े बीकर में रख देंगे, और इस बीकर में क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। तो प्रारंभ में इस शर्करा के घोल का स्तर ये है, देखो प्रारंभ में शर्करा घोल का स्तर कहां पर है? इस जगह पर है प्रारंभ में। यह हमने यहां पर इस दूसरी स्थिति में ये बीकर लगा दिया, ये बीकर लगा दिया है ना। इसमें भी हम स्टैंड से जोड़ेंगे, इसको स्टैंड से जोड़ लिया, ये स्टैंड से जोड़ दिया, ये इधर स्टैंड लगा दिया। स्टैंड लग गया है ना। और इस स्टैंड को इसलिए लगाया गया ताकि जल इसमें से बाहर ना निकले या ये हिले डुले ना। तो ये हमने इस बीकर में तो जल भरा हुआ है, तिसील कीप में क्या भरा हुआ है? शर्करा का घोल। क्या भरा हुआ है? शर्करा का घोल। देखो समझना इस प्रयोग को। परासरण के प्रदर्शन करने के लिए हम एक तिसील कीप लेते हैं, ये हमने तिसील कीप ले ली, ठीक। इस तिसील कीप में जो है अंदर भरा हुआ है इसमें शर्करा घोल। क्या भरा हुआ है? शर्करा घोल तिसील कीप के अंदर। इधर भी वही भरा हुआ है। फिर इस तिसील कीप में हमने ये अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी चौड़े मुंह पर। क्या लगा दी? ये अर्धपारगम्य झिल्ली को लगा दिया। तिसील कीप के चौड़े मुंह पर अर्धपारगम्य झिल्ली को लगा दिया। इसको हमने एक बीकर में रख दिया। बीकर में रखने के बाद में हम शर्करा घोल के स्तर को नोट कर लेते हैं। तो प्रारंभ में शर्करा घोल का स्तर ये है यहां पर, ठीक है। प्रारंभ में शर्करा घोल का स्तर यहां पर है। फिर कुछ समय बाद 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद हम वापस इस शर्करा घोल के स्तर को देखते हैं। तो ये शर्करा का घोल का स्तर जो है ऊपर चला जाता है। ये अंत में शर्करा घोल का स्तर कहां चला जाता है? ऊपर चला जाता है। ये किस कारण से हुआ? क्योंकि जल जो है ना इस बीकर से अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर इस तिसील कीप में प्रवेश करता है। तो जल जब इस अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर तिसील कीप में प्रवेश करेगा तो शर्करा घोल का स्तर ऊपर की ओर बढ़ेगा। और यही क्या है? परासरण है। परासरण की क्रिया को समझने के लिए हमने एक तिसील कीप ली, उसमें शर्करा घोल को भर दिया। शर्करा घोल से भरी हुई तिसील कीप को हमने बीकर में रख दिया और इसको अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी नीचे। तो जल जो है परासरण की क्रिया के कारण इस शर्करा घोल में या तिसील कीप में चढ़ने लगता है। तो जल इसमें चढ़ेगा तो शर्करा घोल का स्तर ऊपर की ओर बढ़ेगा। और जब हम देखते हैं तो हमें शर्करा घोल का स्तर बढ़ा हुआ दिखता है। ये परासरण का प्रदर्शन हो गया। समझ में आ गया? ये सिंबल दिखाओ। अब अगर किसी को